नमस्कार। आज हम केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय में एक बहुत ही खास मौके के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा पद है जो सीधे तौर पर नीति और अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं जॉइंट टेक्सटाइल कमिश्नर की भूमिका के बारे में। ये पद न केवल एक शानदार करियर का मौका देता है, बल्कि देश के पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को एक नई दिशा देने का अवसर भी प्रदान करता है। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये पद असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इस भूमिका के लिए कौन सबसे सही उम्मीदवार हो सकता है। इसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस पर भी बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक बहुत ही जरूरी अपडेट और डेडलाइन पर भी नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले इस पद की बुनियाद को ही समझते हैं। आखिर सरकारी ढांचे में ये पद कहाँ आता है और इसकी अहमियत क्या है? देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है इस ऑफिशियल वैकेंसी सर्कुलर से। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसे जारी किया है और यही वो दस्तावेज है जिसमें इस मौके से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी दी गई है। तो पद का पूरा नाम है जॉइंट टेक्सटाइल कमिश्नर इकोनॉमिक्स। ये एक ग्रुप ए गैजेटेड पद है, जिसका मतलब है कि ये सरकार के सबसे ऊंचे एग्जीक्यूटिव लेवल में से एक है। इसकी पोस्टिंग मुंबई में है और ये एक नॉन मिनिस्ट्रियल भूमिका है, जो इसे पॉलिसी बनाने में एक बहुत ही खास जगह देती है। अब बात करते हैं वेतन की, जो इस पद की सीनियरिटी को और भी साफ करता है। यह पे लेवल 13 में आता है, मतलब 1,23,000 से लेकर 2,15,000 रुपए के बीच। ये सैलरी सिर्फ अनुभव का इनाम नहीं है, बल्कि इस भूमिका के साथ आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों को भी दर्शाती है। तो सवाल ये है कि इस पद के लिए किस तरह के अनुभव वाले लोग चाहिए। चलिए, अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर करीब से नजर डालते हैं, ताकि ये समझ सकें कि कौन इस भूमिका में फिट बैठता है। यहाँ तक पहुँचने के आप कह सकते हैं दो मुख्य रास्ते हैं। पहला रास्ता उन अधिकारियों के लिए है जो पहले से ही केंद्र सरकार में इसी के बराबर यानी एनालॉगस पद पर काम कर रहे हैं, और दूसरा रास्ता उन अधिकारियों के लिए है जो पे लेवल 12 में कम से कम 5 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर चुके हैं। उम्र सीमा एक बहुत ही अहम फैक्टर है। ध्यान रहे, एप्लीकेशन की आखिरी तारीख तक उम्र 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये एक ऐसी शर्त है जिसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अच्छा, सिर्फ एलिजिबिलिटी ही काफी नहीं है, इस रोल के लिए कुछ खास तरह की एक्सपर्टाइज भी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि इसके लिए क्या एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में काफ़ी वैरायटी है, जिससे पता चलता है कि इस रोल के लिए फाइनेंशियल और इकोनॉमिक दोनों तरह की समझ ज़रूरी है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में MBA या फिर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री वाले लोग भी योग्य हैं। अनुभव इस रोल की सबसे बड़ी कुंजी है। संबंधित फील्ड में कम से कम 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना तो बिल्कुल जरूरी है। इससे ये तय होता है कि जो भी उम्मीदवार हो उसके पास गहरी विशेषज्ञता हो। लेकिन सिर्फ 10 साल का अनुभव ही काफ़ी नहीं है। इसमें एक और शर्त है। इन 10 सालों में से कम 5 साल का अनुभव मैनेजरियल कैपेसिटी में होना चाहिए। मतलब ये भूमिका सिर्फ टेक्निकल नॉलेज की नहीं है, बल्कि इसमें टीम और प्रोजेक्ट्स को लीड करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि कौन योग्य है और क्या अनुभव चाहिए। अब जरा एप्लीकेशन प्रोसेस के प्रैक्टिकल पहलुओं पर आते हैं। इसे अप्लाई कैसे करना है? इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 बड़े स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें अपना बायोडेटा तैयार करना है, वो भी 3 कॉपी में। दूसरा स्टेप है सभी जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, और आखिर में अपनी पूरी एप्लीकेशन को प्रॉपर चैनल से यानी अपने मौजूदा डिपार्टमेंट के जरिए आगे भेजना है। ये रहा वो ऑफिशियल बायोडेटा फॉर्मेट जिसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर डिटेल बिल्कुल सही भरी जाए, क्योंकि यही दस्तावेज आपकी एप्लीकेशन का आधार बनेगा। एप्लीकेशन के साथ कुछ बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज लगाने होंगे जो उम्मीदवार के सर्विस रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं। इनमें कैडर क्लियरेंस, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, इंटीग्रिटी और विजिलेंस क्लियरेंस, और पिछले 10 सालों में अगर कोई पेनल्टी लगी है तो उसका सर्टिफिकेट शामिल है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मौजूदा एम्प्लॉयर से अटेस्टेड हों।
और ये है वो सर्टिफिकेशन फॉर्म जिसे उम्मीदवार के डिपार्टमेंट को भरना होगा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि इसी से ये कंफर्म होता है कि एप्लीकेशन में दी गई सारी जानकारी सही है और ऑफिशियली वेरीफाइड है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक हालिया अपडेट। एप्लीकेशन प्रोसेस में एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस अपडेट को समझने के लिए पहले कॉरिजेंडम या शुद्धि पत्र शब्द को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑफिशियल नोटिस होता है जो पहले से छपे किसी डॉक्यूमेंट में हुई गलती को सुधारने या कोई बदलाव करने के लिए जारी किया जाता है। यहाँ देखिए, बाईं तरफ है ओरिजिनल वैकेंसी सर्कुलर और दाईं तरफ है शुद्धि पत्र। ये कंपैरिजन साफ साफ दिखाता है कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव किया गया है। तो ये जरूरी बदलाव है क्या? शुद्धि पत्र के मुताबिक अब सारी एप्लीकेशंस अवर सचिव प्रशासन यानी अंडर सेक्रेटरी एडमिन को भेजी जानी है। ये सुनने में शायद एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लगे, लेकिन ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि आपकी एप्लीकेशन सही जगह पर पहुंचे। चलिए अब टाइमलाइन को समझ लेते हैं। ओरिजिनल सर्कुलर के बाद एक शुद्धि पत्र आया। सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरी तारीख मंत्रालय की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश होने की तारीख से 21 दिनों के अंदर तय की गई है, तो उम्मीदवारों को वेबसाइट जरूर चेक करते रहना चाहिए ताकि ये डेडलाइन मिस ना हो। हाँ, एक और जरूरी बात ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एप्लीकेशन भेजने का पता बदला है। ओरिजिनल सर्कुलर के बाकी सारे नियम और शर्तें वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये था जॉइंट टेक्सटाइल कमिश्नर के पद का पूरा एनालिसिस। जो भी योग्य और अनुभवी अधिकारी हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश के एक बहुत बड़े उद्योग पर असर डालने का एक सुनहरा मौका है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये भूमिका किसी की पब्लिक सर्विस करियर का अगला सबसे अहम अध्याय हो सकती है?